हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शॉर्ट में समझाओ सीरीज फॉर क्लास 12th। माई सेल्फ सी अदिति सहगल और आज जो हम लेक्चर कवर करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर हटा दिया है, विच मीन्स रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर इज नॉट इन आवर सिलेबस एनी मोर। दिस मीन्स कि अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो हम अब तक बुक 2 इफेक्टिवली कवर कर चुके हैं, शेयर कैपिटल भी, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हम एनपीओ टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मेरे वीडियोस रेफर कीजिए और कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए। वी आर ऑन इंस्टाग्राम, जी हाँ, लर्न कॉमर्स विद सी अदिति नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। तो अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पहली बात बहुत ज़रूरी टॉपिक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आगे बेस बनाएगा आपका, जो आगे आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, सब कुछ, उस सब का बेस यहाँ से बनने वाला है। तो दिस चैप्टर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब बिकॉज दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट तो हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट में जितना अच्छे से समझ पाए उतना अच्छे से हम समझ लें, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, व्हाट इज पार्टनरशिप? अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल हु शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जब खुद बिजनेस चलाते हैं या उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस चलाता है और वो लोग आपस में प्रॉफिट्स शेयर करते हैं उस बिजनेस के, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? वो रिश्ता पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो अलाउड है वो 50 हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अलाउड। दैट मीन्स कि दो या दो से ज्यादा और 50 से कम बंदे आपस में पार्टनरशिप बना सकते हैं, ठीक है? इसमें हम मतलब कंपलसरी नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम रिटन एग्रीमेंट में एंटर करें, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, फिर बिजनेस की इंफॉर्मेशन, सब कुछ उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इन केस आगे चल के कुछ कंफ्लिक्ट हो, हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम इस डीड को रेफर करके अपने कंफ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकें। पार्टनरशिप लॉफुल बिजनेस चलाने के लिए हम खोल सकते हैं, ठीक है? अब मैंने मेंशन किया कि पार्टनरशिप डीड जो है कंपलसरी नहीं है, पर हम प्रेफर करते हैं कि पार्टनरशिप डीड एंटर की जाए। तो व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एंटर्ड? इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एंटर्ड तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 अप्लाइज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 अप्लाइज, जिसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि जैसे प्रॉफिट्स और लॉसेज इक्वली शेयर किए जाएंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेज इक्वली शेयर किए जाएंगे। अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी या कमीशन, ये नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर कोई रेट तुमने डीड है ही नहीं, तो कोई रेट डिसाइड नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम पे किया जाएगा। अगर तुमने पार्टनर से लोन लिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से उस पर आप इंटरेस्ट दोगे। और कोई भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए आपको सबका कंसेंट चाहिए। ये कुछ प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड एंटर की है और पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ टर्म्स डिसाइड की हैं, तो जो टर्म्स आपने डीड में डिसाइड की हैं वैसे चलेगा। अब फिर डीड में आपने भले ही अगर डिसाइड किया कि प्रॉफिट 3:2 की रेशो में शेयर होगा, इक्वल नहीं शेयर होगा, तो ठीक है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर होगा। अगर आपने बोला है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जाएगा पार्टनर को या लिया जाएगा पार्टनर से, तो ठीक है, करो चार्ज। अगर आपने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे नहीं, अलग रेट पे करना है, तो अगर आपने डीड में एग्री किया है तो ठीक है, करो। पर अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू किया जाता है, जिसके कुछ ये प्रोविजंस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मेन आपको याद रखने वाली चीज है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी नहीं पे की जाती उस केस में अगर डीड नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई रेट डिसाइड नहीं है तो एट द रेट 6% पर एनम कैलकुलेट करके पार्टनर को पे किया जाएगा। नाउ ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमें बताता है कि पार्टनर को हम क्या पैसे के फॉर्म में देते हैं और पार्टनर से हम क्या क्या पैसे के फॉर्म में लेते हैं। क्योंकि बेसिकली अकाउंटिंग पैसे का लेन देन ही हमें समझना है। यही है अकाउंटिंग का मकसद। क्या होता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे यूज हुआ, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव सारा। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बेसिकली चैप्टर यही कवर करता है कि पार्टनर को कैसे कैसे पैसा जाता है और पार्टनर से कैसे कैसे पैसा आता है।
नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कवर इन दिस इज चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन. नाउ आप एक बिजनेस इमेजिन करो, एक दुकान इमेजिन करो, ठीक है, जिसको 3 लोग मिलकर चला रहे हैं, पार्टनरशिप में है. अब सबसे पहले वो दुकान है, वो दुकान कहीं पर होगी, किसी की होगी, ठीक है. अगर किसी बाहरली पार्टी की है तो तुम बाहरली पार्टी को रेंट पे कर रहे होगे उस दुकान का. पर हो सकता है कि ये दुकान बाहरली पार्टी की ना होके तीनों पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की खाली दुकान, मतलब खाली एक जगह पड़ी हुई थी जहां तुमने दुकान बना के उसको सामान बेचना शुरू कर दिया. तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग पार्टनर की प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस. नाउ हैड इट नॉट बीन पार्टनर की प्रॉपर्टी तो थर्ड पार्टी को तुम रेंट दे रहे होते या उससे तुम खरीदते वो जगह. अगर तुम जगह नहीं खरीदते तो रेंट दे रहे होते. सो रेंट. नाउ इमेजिन दिस अदर थिंग. ये जो दुकान है इसमें आपको कुछ रेनोवेशन करानी है, ठीक है. आप लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, बट क्या कहते हैं, आपको ना अर्जेंट रेनोवेशन करानी है, ठीक है, और आपके पास, आप नहीं चाहते कि आप कैपिटल को छेड़ो, ठीक है. तो एक पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं फर्म को लोन दे देता हूं, ठीक है, मैं फर्म को लोन दे देता हूं, ये पैसा यूज करके आप रेनोवेशन करा लो. अब अगर ये पार्टनर रेस्क्यू के लिए नहीं आता और आप कैपिटल नहीं छेड़ना चाहते थे तो फिर आप क्या करते? आप बैंक के पास जाते लोन लेने के लिए कि यार रेनोवेशन का काम कराना है, कोई बात नहीं बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी तीसरे बंदे से, फलाने बंदे से लोन ले लेते हैं. तो उस केस में आपको क्या होता? लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है ना. एक एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है पैसा यूज करने के लिए, इंटरेस्ट जो आपको थर्ड पार्टी को पे करना होता है या बैंक को पे करना होता, राइट. पर क्योंकि यहाँ पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसा था उसने लोन दिया और फर्म ने वो पैसा यूज कर लिया, ठीक है. नाउ ये जो है ना, ये है एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस. एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नॉर्मली दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. मतलब कि प्रॉफिट्स को ये चीजें कम करती हैं. दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म. जब ये एक्सपेंसेस पार्टनर को पे किए जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर पार्टनर ने दुकान के, मतलब हमें दुकान का स्पेस दिया है चलाने के लिए तो हम पार्टनर को रेंट पे करेंगे, या जब हम पार्टनर से लोन लेते हैं तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे. तो दोज पेमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि जैसे सपोज अगर ये रेंट आप पार्टनर को नहीं थर्ड पार्टी को दे रहे होते तो क्या थर्ड पार्टी समझती कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है? हाय मैं ना इस बारी का रेंट ना एक काम करता हूँ, मैं माफ कर देता हूँ इनको. कभी किसी ने ऐसा किया है? नहीं. उसको अपने पैसे से मतलब है. अगर वो तुम्हें कोई चीज यूज करने के लिए दे रहा है वो उसका रेंट वसूल करेगा, फिर तुम्हें प्रॉफिट और लॉस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. बिकॉज इट इज एक्सपेंस ऑफ द फर्म, ठीक है. इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना है ही नहीं. मतलब इट इज नॉट कंटिंजेंट अपॉन प्रॉफिट. ये तो होगा ही होगा, भले ही प्रॉफिट कमाया जाए या लॉस कमाया जाए, ठीक है. तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, मतलब रिसीट्स में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट निकलता है. इट हैज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस. तो अगर वो पार्टनर को भी जा रहा है ना, फिर मतलब थर्ड पार्टी है तो ठीक है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे यार तू मेरा पार्टनर नहीं है, तू लॉस के केस में कैसे रेंट मांग सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. उसने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दी है ना यूज करने के लिए, तुम रेंट पे करोगे भले ही तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. उसने लोन दिया है ना बिजनेस को, तुम उसको इंटरेस्ट पे करोगे ऑन लोन भले ही तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. इट हैज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, ठीक है. अगर कोई इंटरेस्ट का रेट अग्री नहीं किया है तुमने तो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन 6% पर एनम, ठीक है. तो पार्टनर को कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली पेमेंट जाती हैं जो कि है रेंट पेबल ऑन प्रॉपर्टी जो हम पार्टनर की यूज कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से कुछ लोन लिया है. एंड इफ वन पार्टनर इज एक्टिंग एज मैनेजर तो वो मैनेजर को जो कमीशन जाएगी दैट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. हैज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ देयर इज लॉस. द अदर कॉन्सेप्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी जो पेमेंट्स जाएंगी पार्टनर को वो होंगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब कि बेसिकली सपोज रामू और शामू, ठीक है, 2 पार्टनर हैं. रामू ने 1 लाख की कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, शामू ने 5 लाख की कैपिटल कंट्रीब्यूट की है. दोनों इक्वली काम करते हैं, ठीक है.
इक्वल वर्किंग आवर्स डालते हैं, सब डालते हैं, तो दोनों प्रॉफिट्स जो हैं इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। अब इनका सपोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आया, ठीक है। शामू ने बोला यार मैंने तेरे से ना 4 लाख ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ठीक है, तो मुझे क्या ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? रामू ने बोला यार काम तो हम दोनों इक्वल करते हैं, तेरे पास ज्यादा पैसा था, तूने ज्यादा पैसा दे दिया था उस टाइम। बोलता नहीं, मेरे पैसे को जरिया बनाकर फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। अगर मैं इतना ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता तो शायद हम इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं ऑब्टेन कर पाते और इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए इस ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड के लिए। रामू ने सोचा यार बात तो सही है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम प्रॉफिट जो आप डिटरमिन करते हो, फिर उस प्रॉफिट को आपने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या कैसे कैसे अप्रोप्रिएट करना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो प्रॉफिट कैसे कैसे अप्रोप्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली प्रॉफिट कमाने के जरिए को रिवॉर्ड करना। अब प्रॉफिट कमाने का जरिया क्या हो सकता है? उसने पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, कैपिटल को हमने रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया और रिसोर्सेज को हमने आउटपुट में कन्वर्ट किया, उसको बेचा और प्रॉफिट कमाया। तो एक तो हो गई कैपिटल। दूसरा जरिया क्या है? भाई पार्टनर काम ही नहीं करता, अगर दोनों पार्टनर्स काम ही नहीं करते तो क्या प्रॉफिट कमाया जाता? बिना काम के कोई प्रॉफिट कमाता है? नहीं। तो मतलब पार्टनर्स की मेहनत, और जब कोई काम करता है तो काम के बदले में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो विच मीन्स तो एक जरिया हो गया तुम्हारा कैपिटल और एक जरिया तुम्हारा हो गया पार्टनर की मेहनत। तो कैपिटल के अगेंस्ट जो अप्रोप्रिएशन, मतलब कैपिटल के जरिए को रिवॉर्ड करने के लिए जो अप्रोप्रिएशन की जाती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो पार्टनर वाले वर्किंग जरिए को जो हम रिवॉर्ड करने के लिए अप्रोप्रिएशन करते हैं उसे कहते हैं सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ अनसर्टेन अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए कुछ पैसा अलग से इकट्ठा करना चाहते हैं, थोड़ा 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 करके, बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, वो दरिया कलेक्ट करना चाहते हैं रिजर्व्स के नाम पे, तो वो रिजर्व्स भी तभी आप बनाओगे जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तभी बूंद मतलब बूंद बूंद कलेक्ट तभी करोगे जब बूंद होगी एक्चुअल में। दैट मीन्स प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व्स में ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ दीज अप्रोप्रिएशंस आर डन ओनली व्हेन इट इज अग्रीड इन डीड एंड व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। मतलब अगर डीड में तुमने प्रोवाइड किया है कि हाँ ठीक है हम इन जरियों को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू पार्टनर या ट्रांसफर टू रिजर्व्स करेंगे। और अगर आप प्रॉफिट्स हैं आपके पास, ऑब्वियसली प्रॉफिट है तभी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो दीज आर डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन, तभी करते हैं जब डीड में अग्रीड है और तभी करते हैं जब देयर आर प्रॉफिट्स। 3 तरह की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू पार्टनर एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब पार्टनरशिप का थंब रूल है, पार्टनरशिप का थंब रूल है कि अप्रोप्रिएशंस जितनी भी हैं पार्टनर्स, मतलब देखो जो चार्ज है, मतलब जो एक्सपेंसेस हैं वो तो जैसे नॉर्मल पे होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है। अगर जैसे रेंट है तो रेंट टू बैंक, P&L टू रेंट, ठीक है। रेंट टू बैंक, ये बैंक वाला पैसा फिर आप पार्टनर को दो, जिस मर्जी को दो, हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। बट इनके अलावा, चार्जेस के अलावा बाकी जितनी भी पेमेंट पार्टनर को होगी ना वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट की जाएगी। ये पार्टनरशिप का थंब रूल है। पार्टनर को जो पेमेंट की जाती है फर्म के बिहाफ पे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रूटेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। नाउ सिंस कैपिटल अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट, दैट मीन्स जब हम उसको क्रेडिट करते हैं तो उसका बैलेंस बढ़ता है, इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। तो जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे मतलब उसका बैलेंस बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तरह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है वाया दी इंटरेस्ट अमाउंट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने खोला है इसका हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके अलावा एक कंबाइंड एंट्री डल सकती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। ओके, ये है P&L अप्रोप्रिएशन। अब P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट तो हो जाता है इन सब चीजों से, पर एक टर्म है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो ड्रॉइंग्स जो है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक तो है कि आपने कैपिटल जो
कंट्रीब्यूट की थी ना, आप उसमें से पैसा निकाल रहे हो, मतलब अपनी कैपिटल कम कर रहे हो, वो होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एक होता है कि देखो प्रॉफिट साल के एंड में कैलकुलेट होगा तो अप्रोप्रिएट भी साल के एंड में होगा, अप्रोप्रिएट साल के एंड में होगा तो दैट मीन्स कि पार्टनर्स को जो शेयर मिलना है प्रॉफिट का वो भी साल के एंड में ही मतलब हम डिफाइन करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि साल के एंड के अलावा पार्टनर को बीच में पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। हो सकता है पार्टनर को भी, हो सकता है कि पड़ेगी, ऑब्वियसली हर मंथ पड़ेगी पैसे की जरूरत तो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनर जो है सैलरी या कमीशन के अलावा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स भी है जो या तो वो हर महीने करेगा या तो वो अनइवन मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है, या तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ विड्रॉ कर ले या हर क्वार्टर में विड्रॉ कर ले या हर हाफ ईयर में विड्रॉ कर ले, है ना, उसकी मर्जी है। एक तरह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स कमाने वाला है ना वो, उसके अगेंस्ट वो एडवांस में पैसा विड्रॉ कर लेता है फर्म से, उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अपनी कैपिटल नहीं कम कर रहा, फ्यूचर में जो पैसा वो कमाने वाले हैं, प्रॉफिट कमाने वाले हैं बेसिकली, उसके अगेंस्ट वो एडवांस में पैसा विड्रॉ कर रहा है, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो उस केस में क्या होता है, अगर तुम्हें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं हम, है ना, तो ऑब्वियसली अगर तुम फर्म में से पैसा निकाल रहे हो तो हम उसके लिए चार्ज भी करेंगे तुम्हें, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर जो कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं। तो दैट इंटरेस्ट इज एक्चुअली इनकम फॉर द फर्म, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म बट इट इज क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनकम फॉर द फर्म है, क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तभी चार्ज किया जाएगा अगर डीड में अग्रीड है। अगर डीड में कुछ अग्रीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। हाउएवर इफ इट इज अग्रीड इन डीड इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्योंकि यहाँ फर्म से पैसा जा नहीं रहा, फर्म को पैसा आ रहा है, तो इट डज नॉट मैटर कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इवन इन केस ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर डीड में तुमने बोला है कि कलेक्ट करना है तो दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टनर्स, और बचा हुआ जो लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। राइट, फाइन, ठीक है। तो एक P&L अप्रोप्रिएशन का ये परफॉर्मा देख लीजिए आप। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा P&L अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम कैपिटल अकाउंट्स में, और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, थंब रूल क्या है पार्टनरशिप का, कि जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं पार्टनर को वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी, जितनी पेमेंट ले रहे हैं पार्टनर से वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएंगी, ठीक है। अगर तो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो लॉस अकाउंट डेबिट साइड में P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, सैलरी कमीशन डेबिट हो रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल्स अकाउंट या करंट अकाउंट्स, और अगर लॉस है तो रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे जो हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं वो यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स कैसे एक बारी देख लें, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट के शेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं, अगर किसी ने गारंटी दी है कि हाँ ये जो पार्टनर है इसको हम इतना अमाउंट देंगे तो उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है, क्या करना है, ठीक है। बेसिकली P&L अप्रोप्रिएशन को हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले ही चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है ये सब देख के कि ये कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब क्या है, राइट। सो लेट अस जंप टू नाउ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नाउ बिफोर डूइंग दैट एक्चुअली आई हैव अ थिंग टू से कि ऐसा हो सकता है कि ये जितना प्रॉफिट है और जितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तुमने कलेक्ट किया वो मिला के काफ़ी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर करके भी प्रॉफिट बचाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लॉस के केस में तो अप्रोप्रिएशंस की ही नहीं जाएंगी, ये भी पता है। पर अगर प्रॉफिट का अमाउंट आपके पास इनएडिक्वेट है, मतलब आपके पास सपोज 20,000 का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है,
20,000 का प्रॉफिट बन रहा है, पर आपकी जो अप्रोप्रिएशंस हैं वो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, सपोज 4 अप्रोप्रिएशंस हैं, ठीक है, जो कि आपकी 40,000 की बन रही हैं इन टोटल, पर आपके पास प्रॉफिट कितना है ट्रांसफर करने के लिए? सिर्फ 20,000। मतलब बाय पीएनएल आपके पास 20,000 का क्रेडिट आया, पर आपके पास इतनी सारी अप्रोप्रिएशंस हैं करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस 20,000 को ही ओरिजिनल रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस में डिवाइड कर देंगे। सपोज अगर मैं बोलूं ये 10,000 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 10,000 इज सैलरी टू पार्टनर, ये 10,000 इज कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, और ये 10,000 भी सपोज पार्टनर को ही, किसी और पार्टनर को सैलरी जा रही है, ठीक है। टोटल अप्रोप्रिएशन कितनी है? 40,000, ठीक है। रेशियो क्या है आपकी? 1:1:1:1:1, ठीक है। तो आप ओरिजिनल अप्रोप्रिएशंस की रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब इस केस में क्या होगा, 1/4 ऑफ 20,000, मतलब हर एक पार्टनर को 10,000 की जगह 5-5 हज़ार रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा एज अप्रोप्रिएशन इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल अप्रोप्रिएशंस। तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल अप्रोप्रिएशंस कैलकुलेट करेंगे क्या होनी चाहिए, रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट्स जो आपके पास बचे हुए, मतलब जो आपके पास प्रॉफिट्स हैं डिवाइड करने के लिए, उनको आप डिवाइड कर देंगे, राइट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट मतलब जो वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म को काम करने के लिए, ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैन बी मेंटेन्ड अंडर 2 मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड? नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को फिक्स्ड रखने की कोशिश की जा रही है, किसी चीज को फिक्स्ड रखने की कोशिश की जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, हम 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं हम, तो कैपिटल अकाउंट में बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शंस, बहुत लिमिटेड आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। क्या क्या है वो लिमिटेड आइटम्स? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का। अगर तुमने साल में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो वो ऐड की जाती है। अगर तुमने साल में कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स की हैं तो वो लेस की जाती है, तुमने कैपिटल कम की है अगर अपनी। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। करंट अकाउंट क्या है कि अब अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और मैंने बोला कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम्स हैं, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स कहाँ जाएंगी, सारी अप्रोप्रिएशंस कहाँ दिखाएंगे? तो हम अप्रोप्रिएशंस जो हैं वो सारी करंट अकाउंट में दिखाते हैं। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट का बैलेंस चेंजेस विद एवरी अप्रोप्रिएशन, जैसे जैसे आप एंट्रीज करेंगे बैलेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा करंट अकाउंट में आप जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स कर रहे हैं वो भी डेबिट की जाएंगी, ठीक है, वो भी डेबिट की जाएंगी। तो बेसिकली करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से वो क्रेडिट होगा, सैलरी से क्रेडिट होगा, कमीशन से क्रेडिट होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट का शेयर आ रहा है तो उससे क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आप पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं उससे डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के अमाउंट से डेबिट होगा। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ लॉस का शेयर आ रहा है तो उससे भी डेबिट हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस उसका निकाल दिया जाएगा। अब इसका करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैन बी डेबिट, कैन बी क्रेडिट, डिपेंड्स, क्योंकि इसका बैलेंस कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि हर अप्रोप्रिएशन के बाद बैलेंस जो है वो चेंज होता है। बट कैपिटल अकाउंट को हम फिक्स्ड रखते हैं तो सिर्फ 4 आइटम्स अपीयर होती हैं उसमें। वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम से पता चल रहा है कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, और फ्लक्चुएशन कहाँ से आती है, अप्रोप्रिएशन से आती है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल अकाउंट, और उस कैपिटल अकाउंट में हम करंट वाली आइटम्स भी सारी डाल देंगे और कैपिटल अकाउंट वाली आइटम भी सारी डाल देंगे जो हम फिक्स्ड में डाल रहे थे। बेसिकली फिक्स्ड अकाउंट का कैपिटल प्लस करंट इज इक्वल टू फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल। इसका डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है क्लोजिंग में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करें तो कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन होगा, पर उसमें सिर्फ ये 4 ट्रांजैक्शंस नहीं,
IOC, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सब कैपिटल अकाउंट में ही दिखाया जाएगा और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस डिटरमिन किया जाएगा। दिस वॉज अबाउट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब हम आते हैं, हमने ये समझ लिया कि ये अप्रोप्रिएशंस ट्रांसफर कहाँ होती है, कैपिटल अकाउंट में होती हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अप्रोप्रिएशंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। पैसा कहाँ डालना है वो तो हमने समझ लिया, पर कितना पैसा डालना है वो समझते हैं। सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ वे कि हम कैपिटल का जो जरिया है हमारा जिससे हमने प्रॉफिट कमाया है उसको रिवॉर्ड करें, है ना। अब एक बात समझो, P&L अप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट के बाद बनेगा क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो ट्रांसफर आ रहा है हमारा प्रॉफिट या लॉस, तो मतलब ये ईयर एंड में बनेगा, है ना। दैट मीन्स कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, जो सैलरी कमीशन ट्रांसफर हो रही है, जो रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हो रहा है, ये सारा ईयर एंड में हमारा डिटर्मिन होगा और आएगा। दैट मीन्स ईयर एंड में ये पैसा कैपिटल, अगर मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करूं सपोज, तो ईयर एंड में ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पूरे साल ये पैसा नहीं था, ईयर एंड में ही गया, राइट। दैट मीन्स पूरे साल हमारे पास ये पैसा यूज करने के लिए नहीं था, पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए। हमने पूरे साल में क्या यूज किया होगा, जो हमारा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल तुमने खुद से इंट्रोड्यूस करी तो ऑब्वियसली वो यूज की होगी, और तो उससे हमारा पैसा कमाने का जरिया बड़ा होगा। पूरे साल भर में बात कर रही हूं, है ना। अगर तुमने कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स की होंगी तो हमारा पैसे कमाने का जरिया कम हुआ होगा, राइट। तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तुम जरिए को रिवॉर्ड करने के लिए यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है, क्योंकि यही पैसा अवेलेबल था पूरे साल हमें यूज करने के लिए। एडजस्टमेंट विल बी मेड ओनली फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, और अगर विड्रॉल किया है कैपिटल पे तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल इंटरेस्ट से डिडक्ट किया जाएगा टू कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पे तो फॉर द होल ईयर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल ईयर एंड, ठीक है, कब से कब तक वो अवेलेबल थी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन हम माइनस करेंगे फ्रॉम दीज टू कि कब से कब तक वो पैसा हमारे पास नहीं अवेलेबल था यूज करने के लिए, उस पैसे पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो माइनस करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखने वाली बात यह है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। एक पोएम भी है इसमें, IOC की कैलकुलेशन। रोशिश सारा भाई कैसे बोलेगा, IOC की कैलकुलेशन, P&L की है ये अप्रोप्रिएशन, calculated on opening capital contribution. Additional capital introduced पे interest is shown as addition. Withdrawal of capital पे interest is shown as subtraction. ऐसे होती है IOC की कैलकुलेशन, ठीक है। याद रखने के लिए अच्छा है, ठीक है। P&L की अप्रोप्रिएशन, कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट इज शोन एज एडिशन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट इज शोन एज सब्ट्रैक्शन, और ऐसे कैलकुलेट होती है IOC की कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्या किया जाएगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा या फिर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च समथिंग समथिंग दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी साल 31 मार्च, ठीक है, ईयर एंड क्या क्लोजिंग कैपिटल ही हुई ना, वो भी हमें उसमें से ओपनिंग कैपिटल डिटरमिन करनी पड़ेगी ताकि हम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल फॉर होल ईयर कैलकुलेट कर सकें। तो अब ये ओपनिंग कैपिटल दो केसेस में कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए। अगर तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो जेड़ा तो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें तो एंट्रियां गिन के 4 होती हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो अगर आपने यहां से यहां पे जाना है तो आपने जो चीजें माइनस की हैं उसको आप ऐड करेंगे और आपने जो चीजें ऐड की हैं उनको आप माइनस करोगे।
तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए आपने एडिशंस जो है ऐड की थी, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए एडिशंस माइनस कर देंगे और विड्रॉल्स को ऐड कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशन ऑफ कैपिटल विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल। ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में। पर अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं और आपको कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो भैया फिर तो लग गई मेहनत, क्योंकि अब आपको क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ विड्रॉल और एडिशन नहीं, सिर्फ विड्रॉल और एडिशन नहीं, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज हो रहा है उसको भी ऐड बैक करेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग्स जो आपने नॉर्मली ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए लेस करते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको भी ऐड बैक करेंगे। शेयर ऑफ लॉस अगर कोई है उसको भी ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप क्रेडिट करते हैं उसको आप माइनस करेंगे। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट का शेयर माइनस करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। मतलब कि आप इमेजिन करिए एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ आ रहा है उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, आपने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, सैलरी ऐड की, कमीशन ऐड करी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट का बैलेंस ऐड किया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस किया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस की, अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स है वो भी माइनस की, ठीक है, और फिर आपने निकाला क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो जो जो आप माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, लॉस का शेयर, वो सारा आप करेंगे ऐड। और जो जो आप ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट का शेयर, वो सब आप करेंगे माइनस। तो फिर आपका निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे आप करेंगे होल ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन आप इस पे देखिएगा, इलस्ट्रेशन 23 जो है टी.एस. ग्रेवाल की, मैं उसको डाल दूंगी एज अ पिक्चर। उसमें ये जो चीज़ है ये बहुत क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। एक बार ये इलस्ट्रेशन आप ज़रूर देखिएगा, डाउट है तो कोई पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू, ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन हो गई। थिंग टू रिमेंबर जो पोएम है वो भी मैंने आपको सुनाई है। ठीक है, मजाक बेशक उड़ाओ पर वो पोएम याद रखो, उसी से पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन विच वी आर गोइंग टू डू इज सैलरी कमीशन टू पार्टनर। ना सैलरी इज वेरी इजी। सैलरी या तो तुम्हें ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में कि पूरे साल में इतनी सैलरी पे हुई, सपोज 40,000, या फिर ऐसा दिया होगा कि मंथली जो है 5,000 पे किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना पार्टनरशिप को शुरू हुए, या फिर अगर 12 महीने हैं तो 12 से कैलकुलेट होगा, अगर बीच में कहीं शुरू हो रहा है तो रेलेवेंट नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई करके आप टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। द ट्रिक इज इन द कमीशन। नाउ जो रेट ऑफ कमीशन दिया है ना आपको, ट्रिक वहां पे लगाते हैं। ये अगर ये बोलते हैं कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब अगर वो बोलते हैं कि कमीशन टू पार्टनर इज टू बी पेड एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये P&L अप्रोप्रिएशन है ना, आपने प्रॉफिट देखा, इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड किया, इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी टू पार्टनर माइनस करी, ठीक है, रिजर्व्स का ट्रांसफर माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या बचा, इसके बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या बचा जिसमें से आप कमीशन माइनस करेंगे। तो बेसिकली कमीशन को छोड़ के बाकी अप्रोप्रिएशंस को बढ़ाने और घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका एक पर्टिकुलर रेट, जैसे अगर मैंने बोला 10%, तो इस अमाउंट का 10%। तो सपोज अगर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है 88,000। ये अभी कमीशन डिडक्ट करने से पहले है। तो हम अगर बोलें कि कमीशन का रेट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन, तो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 88,000, उसका 10% 8800 शुड बी योर अमाउंट ऑफ कमीशन। दैट इज profit, divisible profit into rate divided by 100, 10 divided by 100 into 88,000, that is 8800। इसका खतरनाक वाला केस है कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन।
कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का क्या मतलब हुआ कि कमीशन हटाने से पहले जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ इतना अमाउंट ऑफ कमीशन माइनस करो, कुछ इतना अमाउंट ऑफ कमीशन माइनस करो कि जो बचा हुआ अमाउंट आएगा ना कमीशन माइनस करने के बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो कमीशन का अमाउंट है वो उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन, कमीशन एज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन, तो लेट अस इमेजिन कि नेट प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन आर 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आर 100। तो मैंने बोला कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, दैट मीन्स कि आफ्टर कमीशन का 10%, दैट इज 10 शुड बी द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो अगर अमाउंट ऑफ कमीशन 10 है और प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन आर 100, तो प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन क्या होंगे 110। ठीक है, मतलब कि हमारे पास हमने जो गिवन एग्जांपल दिया है, ये 110 वाली फिगर क्या है 88,000। दिस 88,000 इज 110% ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब 110% ऑफ प्रॉफिट्स इज अगर 88,000, तो हमें इसमें से अगर कमीशन ड्राइव करनी है 10% निकालना है, तो 1% कितना होगा 88,000 डिवाइडेड बाय 110%, और 10% क्या होगा इंटू 10%, परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ 88,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, या फिर आप क्या बोल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। करने को आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, पर फॉर्मूले के पीछे लॉजिक जो है वो ये है। ठीक है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, ओके, सो दिस वाज सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएशन, बेसिकली जो अप्रोप्रिएशन नहीं है पर P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट की जाती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। वाई? क्योंकि जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उसको तो हमने कहाँ इफेक्ट दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, याद है ना कि विड्रॉल्स ऑफ ड्रॉइंग्स को शो करते हैं एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो है प्रोडक्ट मेथड और एक है एवरेज पीरियड मेथड। दो केसेस हो सकते हैं, या तो तुम्हारी साल भर में अनइवन ड्राइंग्स हैं, अनइवन ड्राइंग्स में तुम कभी भी कुछ भी विड्रॉ कर रहे हो, और एक है कि तुमने यूनिफॉर्म ड्राइंग्स रखी हैं और एट रेगुलर इंटरवल्स रखी हैं, कि जैसे हर महीने के शुरू में तुम 5,000 निकाल रहे हो, तो मतलब हर ड्राइंग के बीच में एक महीने का गैप है, हर महीने के बीच में इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ तुम 5,000 निकाल रहे हो, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ तुम 5,000 निकाल रहे हो, या इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तुम सपोज 15,000 निकाल रहे हो, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या हर 6 महीने में तुम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करो, कि मतलब यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे हैं। ठीक है, दो केसेस हो गए। तो सबसे पहले तो अगर अनइवन ड्राइंग्स हैं तो एक हो गया सिंपल मेथड, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टिल ईयर एंड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड कि तुम ड्राइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टिल ईयर एंड उसका प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे रेट के साथ और उसको मल्टीप्लाई करोगे बाय द फैक्टर ऑफ 1/12, नॉट बाय द फैक्टर ऑफ, मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे बाय 1/12। ठीक है, मतलब ड्राइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड इंटू रेट इंटू 1/12। मतलब अगर मैं बात करूं कि 5,000 की ड्राइंग्स की आपने, ठीक है, 1 मई को, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 5,000 1 मई को करी, तो फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टिल ईयर एंड 31 मार्च कितने महीने हो गए 11, 55,000 इंटू
रेट ऑफ ड्राइंग सपोज मैं बोलूँ 10%, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1/12 टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये तो हो गया इन केस ऑफ अनइवन ड्राइंग्स। पर अगर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स और एट रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स हो रही हैं तो हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। नाउ व्हाट इज एवरेज पीरियड? बेसिकली अब तुम्हारे पास दो तरीके थे, है ना, या तो तुम हर महीने ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करते बचे हुए महीनों से डिवाइडेड बाय 12 और उसको मल्टीप्लाई करते रेट से। ठीक है, हर महीने ड्राइंग्स को बचे हुए महीने, ड्राइंग बचे महीने, ड्राइंग बचे महीने, ड्राइंग बचे महीने, 12 बार ये प्रोसेस रिपीट करते। पर कुछ लोगों ने गुणाकार, भागाकार, जोड़कर, मड़ोड़कर, घटाकर ये तरकीब निकाली है सोच सोच के, बहुत सोच सोच के ये सोच निकाली है कि अगर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स है, रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही हैं, तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके भी आईओडी निकाला जा सकता है। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में आप 5,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो, रेट है 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो मैंने बोला फॉर्मूला क्या है, मैंने सबसे पहले तो 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स क्या है, 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 12 महीने, और 12 महीने में तुमने हर महीने 5,000 विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग्स क्या होगी 60,000। रेट कितना बोला मैंने 10%। अब मैंने बोला इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहली ड्राइंग की होगी आपने 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने महीने रह गए, पूरे के पूरे 12। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वर 12। लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई होगी, 1 मार्च को, है ना, तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च कितने, 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया ये 13 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 6.5। तो एवरेज पीरियड आपका कितना आ गया 6.5। तो ये एवरेज पीरियड को आप यहाँ लगा देंगे इंटू 6.5 और डिवाइड करेंगे बाय 12। ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ये 3250। क्या फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देते हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड क्या हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बुक में ना अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है, मिड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, ड्यूरिंग 6 मंथ्स है। भैया तुम सिंपल एक चीज याद रखो ना, सिर्फ ये फॉर्मूला एवरेज पीरियड का। अब मतलब बेसिकली उनका मकसद क्या है कि तुम ये एवरेज पीरियड याद रखो, नहीं क्यों रटना है, फॉर्मूला याद रखो ना। एवरेज पीरियड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट। मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ मंथ, है ना, सपोज अगर मैं बोलूँ एंड ऑफ मंथ, तो पहली ड्राइंग कब की होगी तुमने 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तुम्हारे कितने महीने बच गए 11, है ना। नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग तुमने कब की होगी, अगर एंड ऑफ मंथ में ड्राइंग कर रहे हो, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च कुछ बचा नहीं बचा, तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड क्या आ गया 5.5। उस एवरेज पीरियड को यहाँ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स 60,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। रट्टा नहीं लगाना है, समझ के करना है। ठीक है, तो वो सारे केसेस हो जाएंगे। क्वार्टर के केस में क्या होता है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर। ठीक है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर। बेसिकली क्वार्टर इज 1/4 हिस्सा ऑफ एनीथिंग। तो अगर साल में है 12 महीने, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। दैट मीन्स 3 मंथ्स कॉन्स्टिट्यूट 1 क्वार्टर। 3 मंथ्स कॉन्स्टिट्यूट 1 क्वार्टर। सो 3-3 महीनों के 4 ग्रुप बनेंगे,
ठीक है, टू मतलब 3 4 12 ना, तो 3 महीनों के 4 ग्रुप बनेंगे। तो देर आर 4 क्वार्टर्स, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो अगर वो बोलता है ड्राइंग्स वर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर मैं बोलूँ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, कितने साल में क्वार्टर बोले मैंने 4, ठीक है, 3 महीने के 4 ग्रुप। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर सपोज मैं बोलूँ 5000 रुपया विड्रॉ हो रहा है, तो साल भर में कितना विड्रॉ हुआ होगा, एक मतलब 4 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर में 5000, तो टोटल 20000 विड्रॉ हुआ होगा, ठीक है। रेट सपोज 10% ही है। एवरेज पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर मैं बोलूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली 1 अप्रैल को हुई होगी, कितने महीने बचे हैं 12, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई होगी, जो जैन वाला क्वार्टर है, जैन फेब मार्च लास्ट क्वार्टर है, तो उसकी बिगिनिंग 1 जैन को हुई होगी, ठीक है। 1 जैन को लास्ट ड्राइंग हुई, तो 31 मार्च तक कितने महीने बचे हैं, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 7.5। एवरेज पीरियड क्या आ गया 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि अलग अलग केसेस में एवरेज पीरियड रट्टा नहीं मारना है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, क्वार्टर का कॉन्सेप्ट याद रखो, मंथ्स का कॉन्सेप्ट याद रखो, तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब 2 केसेस हैं और अलग से इसमें, एक है कि तुम्हें नंबर ऑफ मतलब जो नंबर ऑफ मंथ्स है किस मंथ में, मतलब जैसे ये पता है तुम्हें कि ड्राइंग्स हो रही हैं, पर कब हो रही हैं ये नहीं पता। तुम्हें रेट भी पता है कि सपोज बोल रहे हैं कि ड्राइंग्स 20,000 रुपीज़ वर विड्रॉन, ठीक है, एंड रेट ऑफ ड्राइंग्स इज 10% पर एनम। तुम्हें कोई डेट नहीं बता रहे कब विड्रॉ किया कब, कि तुम मंथ का कोई हिसाब लगाओ। तो उस केस में तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब एवरेज बेसिस पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगा के बोल देते हैं कि इतना होएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उस केस में अगर मैं बोलूँगी 20,000 पर विड्रॉन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा 20,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, मतलब इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। वहीं अगर मैं बोलूँ कि रेट के आगे पर एनम नहीं मेंशन किया हुआ, सिर्फ ये बोला है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 10%, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000, पर एनम नहीं है इंटरेस्ट के आगे। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का रेट, ठीक है। अगर हमें पता मतलब पर एनम ही मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो पूरे साल का रेट नहीं है, तो मंथ्स का कॉन्सेप्ट कुछ लगेगा ही नहीं, क्वार्टर का कॉन्सेप्ट कुछ लगेगा ही नहीं। उस केस में सीधा तुमने रेट को ड्राइंग्स से मल्टीप्लाई करना है, टाइम को भूल जाना है, और जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है, 20,000 की ड्राइंग्स है, तो सीधा 2,000 हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ 10% पर एनम रेट है और 20,000 की ड्राइंग्स और टाइम कुछ मेंशन नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी फॉर 6 मंथ्स। तो उस केस में हम 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मतलब कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, और फिर अगले साल में हमें रियलाइज़ हो रहा है कि पिछले साल या पिछले सालों में हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई चीज़ गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिसको अब हम सही करना चाहते हैं। उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास करनी है तो कैसे करेंगे। तो केस 1 इज सिंगल एंट्री टू बी पास थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि आपको सिंगल एंट्री पास करनी है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ना समझ लेते हैं कि मैं किस तरह की चीज़ की बात कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर समझ ना आए, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलूँ कि 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, A B C, तीनों की कैपिटल इज 1 लाख, ठीक है। सपोज ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज
3:2:1, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। सपोज अगर मैं बोलूंगी फर्म के प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट ईयर वर कितने, लेट्स से 42,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं बोल रही हूं कि पिछले साल फर्म के प्रॉफिट्स वर 42,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, फिक्स्ड कैपिटल है ये, तब से 1 लाख ही चल रहा है, उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया, ठीक है। और 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हुआ क्या होगा, पिछले साल के पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पीएनएल आया 42,000, ठीक है। कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, बाकी कुछ बोल रही हूँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हुआ होगा, ये कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया होगा, है ना। कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया होगा 3:2:1 की रेशो में, ठीक है। तो 42,000 इन द रेशो ऑफ 3:2:1, 21,000, 14,000 और 7,000, ठीक है। ये हमने गलती से ट्रांसफर कर दिया। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना गया 21,000, बी के कैपिटल अकाउंट में कितना गया 14,000 और सी के कैपिटल अकाउंट में कितना चला गया 7,000। जबकि होना क्या चाहिए था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना चाहिए था कुछ इस तरह से कि बाय पीएनएल हमारे पास आ रहा है 42,000 पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000, ये है आपका 30,000 और जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 12,000 वो ट्रांसफर हुआ होगा ए, बी और सी की कैपिटल अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, दैट इज 6,000, 4,000 और 2,000, है ना, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में जाना कितना चाहिए था एक्चुअली में, ए का जा रहा है 10 + 6 16,000, बी का जा रहा है 10 + 4 14,000, सी का जा रहा है 10 + 2 12,000। हमने गलती से कितना क्रेडिट कर दिया अकाउंट में, 21, 14 और 7, करना कितना चाहिए था 16, 14 और 12। इसके अकाउंट में हमने 5,000 ज़्यादा क्रेडिट किया है, ठीक है। मतलब जो हमने गलती से अमाउंट क्रेडिट किया था उसको हम रिवर्स करेंगे तो अब डेबिट करेंगे, और जो अमाउंट हमें एक्चुअली में क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट करेंगे। तो नेट में ए के कैपिटल अकाउंट में से 5,000 रुपया डेबिट होना चाहिए, बी के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं, और सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने लास्ट टाइम 7,000 से क्रेडिट किया था, जबकि वो 12,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब 5,000 का एडिशनल क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो सिंगल एंट्री जो पास होगी इस केस में वो होगी एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000, और ये एंट्री डाल के हमने बेसिकली ये जो एरर था हमारा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया वो करेक्ट कर दिया। पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंगल एंट्री टू बी पास्ट, सिंगल एंट्री ये पास होगी थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। मतलब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि देखो अगर सिंगल एंट्री वाला तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ ऐसा होगा कि किसी एक का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसी अमाउंट से किसी एक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, या फिर जिस एक का अमाउंट डेबिट हो रहा है दो पार्टनर्स का अकाउंट ऐसे क्रेडिट हो रहा होगा कि क्रेडिट का सम विल बी इक्वल टू क्या टोटल डेबिट हो रहा है, या फिर दो पार्टनर्स के अकाउंट ऐसे डेबिट हो रहे होंगे कि उस डेबिट का सम विल बी इक्वल टू क्या क्रेडिट हो रहा है। मतलब ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट्स में ही ऐसा
अमाउंट्स आएंगे कि 2 डेबिट 1 क्रेडिट के इक्वल होंगे, 2 क्रेडिट 1 डेबिट के इक्वल होंगे, या डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा 1-1। समझ रहे हो? सो ये हमारा बेसिकली मकसद है। अब इसको करने का तरीका क्या है? आसान तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि बेसिकली क्या करो, आप इतना सब उसमें नहीं जाना, बार बार हम 2-2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको सिंपल करने का तरीका क्या है कि आप देखो कि क्या ओमिशंस आपकी हुई हैं, क्या ओमिशंस आपकी हुई हैं। इस केस में हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओमिशन थी 10%, 10% 1 लाख पे, तो मतलब 10,000 ए में क्रेडिट होना था, 10,000 बी में क्रेडिट होना था, 10,000 सी में क्रेडिट होना था, और ये प्रॉफिट एंड फर्म के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बेसिकली हमने पार्टनर्स के कॉलम्स बनाए हैं और फर्म का P&L एडजस्टमेंट का कॉलम बनाया है। पार्टनर के जो कॉलम है वो कैपिटल अकाउंट के कॉलम है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अगर आपने जो ओमिशंस की हैं उससे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है तो फर्म का जो अमाउंट है वो 30,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब और कोई ओमिशन थी? नहीं, सिर्फ ये थी। अब ये जो आपने 30,000 फर्म के अमाउंट का डेबिट किया है, डेबिट है मतलब लॉस है, लॉस है। दिस लॉस हैज टू बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। आपने बेसिकली ओमिशंस कैलकुलेट करी, ठीक है। इसके सिवाय अगर सपोज सैलरी की ओमिशन होती तो वो भी हम लिख लेते, वो भी फर्म में डेबिट हो जाती, ठीक है। वो एक तरह से अब लॉस है। अब हम यही समझेंगे कि बस यही है, सपोज P&L अप्रोप्रिएशन में यही है, ऐसा हो नहीं सकता, सपोज करो पर, ठीक है, सिर्फ यही है, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये 30,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। इस लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब यही सपोज करो कि बस यही है यहाँ पर, तो ये जो लॉस आ रहा है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस टू बी एडजस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो 3:2:1 की रेशियो है। राइट, और ये 30,000 हमने एडजस्ट कर दिया, लीविंग मतलब ये 30,000 हमने एज लॉस ट्रांसफर कर दिया ना, तो बैलेंस कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब नेट इफेक्ट देखो, 15,000 डेबिट हो रहा है, 10,000 क्रेडिट हो रहा है, नेट 5,000 डेबिट हो रहा है, बैलेंस 5,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, और इसमें नेट क्या आ रहा है? 5,000 का क्रेडिट बैलेंस, है ना। तो एंट्री क्या डल जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। बेसिकली ये सारे झंझट से बचने के लिए सिंपल एक झंझट कि पहले सारी ओमिशंस आप जो है ऐसा एक टेबल बनाओ, एनालिसिस टेबल, सारी ओमिशंस आप लिख लीजिए, ठीक है। और अगर वो ओमिशन जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो फर्म के P&L वाले अकाउंट में डेबिट हो रही होगी, ठीक है, तो वो फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो ओमिशंस का टोटल आएगा आपका, ठीक है, जो ओमिशंस का टोटल आएगा, सपोज यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा होता और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता, ठीक है। तो उन दोनों के नेट का जो प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट आ रहा होता उसको हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ओमिशंस नोट डाउन करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो रही हैं तो फर्म के अकाउंट में डेबिट होगी, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो रही है तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगी। फिर ये सारी ओमिशंस को एडजस्ट करके हम प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट निकालेंगे जो फर्म के अकाउंट का निकल रहा है, बेसिकली फर्म के अकाउंट का नेट बैलेंस। यहाँ पे 30,000 डेबिट बैलेंस निकल रहा था,
दैट मीन्स 30,000 का लॉस, और उस लॉस को हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और फिर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द बेसिस ऑफ योर एडजस्टमेंट एंट्री। याद ये रखना है कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के हमेशा ऐसे डेबिट या क्रेडिट होंगे कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होगा, मतलब कुछ दो अमाउंट मिलके एक अमाउंट बनेगा, या सेम डेबिट सेम क्रेडिट होगा, या कुछ दो अमाउंट्स का सम विल बी इक्वल टू एक अमाउंट, या कुछ दो अमाउंट का सम विल बी इक्वल टू एक अमाउंट, या कुछ दो अमाउंट का सम विल बी इक्वल टू एक अमाउंट, ऐसे। ठीक है, ओके। दूसरा केस है जो इतना मतलब नहीं चलता है, दैट इज कि जर्नल एंट्रीज ही डाल दो सीधे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्रीज डाल दो। मतलब पहले अगर तुमने 42,000 का लॉस गलत तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था तो पहले उसको रिवर्स कर दो, P&L रिवर्स कर दो। तो कैसे रिवर्स करोगे? A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल दो, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और फिर जो बचा हुआ आपका प्रॉफिट का अमाउंट है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। हर चीज़ की अलग अलग एंट्री डाल दो। दैट इज़ द सेकेंड मेथड। एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड थ्रू जर्नल एंट्रीज, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है और काइंड ऑफ बहुत आसान है कि आपको बस जो आपने ओरिजिनली प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको रिवर्स करके बाकी सारे वैसे ही जर्नल एंट्री डाल दी हैं जैसे नॉर्मल डलती है। ठीक है, अब तो बेसिकली ये समझने के लिए ना हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। पेज नंबर 2.54 पे इलस्ट्रेशन 39 है। टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो इस क्वेश्चन को करते करते हमें काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी एक तजुर्बा हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट भी हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एलीन मोनू अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। एलीन मोनू और अहमद। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 1,60, 1,20 और 80,000। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings had been omitted. जो omissions made हैं वो क्या है? Interest on capital और interest on drawings की। Profit for the year ended 31st March 2014 was 40,000. Profit was कितना? Profit for the year was 40,000. During the year, Eileen and Monu each withdrew a total sum of 24,000 in equal installments. A total sum of 24,000. Eileen ने करी 24,000 की और मोनू ने भी करी 24,000 की. And Ahmed withdrew a total sum of 48,000. The interest on drawings was to be charged at 5%, interest on capital at 10%. The profit sharing ratio of partners was 2:1:1. तो सबसे पहले तो उसने क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है। तो प्रॉफिट्स कितने? 2:1:1 की रेशो में 20,000 एलीन को गया होगा, 10,000 मोनू को और 10,000 अहमद को। क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है, ड्रॉइंग्स हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हुए जो हम ड्रॉइंग्स हैं उनको करेंगे ऐड, और जो प्रॉफिट का शेयर हमने क्रेडिट किया होगा ओपनिंग बैलेंस में क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए उसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, वो रूल याद है ना, जो चीज़ें आप ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए ऐड करते हो क्लोजिंग से ओपनिंग में आने के लिए लेस करोगे, एंड वाइस वर्सा। तो ड्रॉइंग्स हमने ऐड करी और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को लेस किया। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आएगा, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आएगा, इस केस में आएगा 1,64,000, इस केस में आएगा 1,34,000 और इस केस में आएगा 1,18,000। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट है ऑन कैपिटल 10%,
तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा आपका 16,400 फॉर अहमद, 13,400 फॉर मोनू या मीना जो भी नाम है उसका, और 11,800 फॉर अहमद, ठीक है, सॉरी एलीन, मोनू और अहमद, ठीक है। तो ओमिशंस में जो पहली ओमिशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो 16,400, 13,400 यहाँ पे लिख लो एलीन, मोनू और अहमद, और 11,800 क्रेडिट हुआ, और इसका जो सम होगा, इसका सम कितना है 41,600, वो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। एलीन और मोनू ने, अगर मैं एलीन की बात करूं, एलीन और मोनू ने 24,000 की टोटल ड्राइंग की है, मतलब 24,000 ईच की है दोनों ने, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, अच्छा सबसे पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे किए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया, मतलब रेगुलर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स इन रेगुलर इंटरवल्स, तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एलीन के केस में देखो टोटल ड्राइंग कितनी है 24,000, रेट कितना है 5% पर एनम लिखा हुआ है, मतलब टाइम फैक्टर कंसिडर किया जाएगा, और ही ड्रू इट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, मतलब पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को की होगी, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 12, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की होगी, तो 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 1, एवरेज पीरियड क्या आ गया आपका 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5, तो डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया आपका क्या कहते हैं एलीन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ गया 650, ठीक है। सेम मोनू का भी है, तो एलीन का भी यही है, और मोनू का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 है। अहमद का जो है वो है ही विड्रू टोटल सम ऑफ 48,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मोनू अहमद के लिए क्या आ जाएगा 48,000 रेट, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को हुई होगी, तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं 11, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हुई होगी, 31 मार्च और 31 मार्च कुछ नहीं बचा बीच में, एवरेज पीरियड क्या आ गया 5.5। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गया 1100, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गया 2400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट होगा 650 एलीन और मोनू का, और 1100 अहमद का, टोटल 2400 जो है तुम्हारा फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो फर्म का अब टोटल पीएनएल एडजस्टमेंट की क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है 41,600 माइनस 2,400 दैट इज 39,200, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जब सारी अप्रोप्रिएशंस हो जाएं ओमिटेड, तो उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस का जो बैलेंस आ रहा होता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर करना होता है। इस केस में
41,600 डेबिट हो रहा है, 2400 क्रेडिट हो रहा है, तो इन टोटल 39,200 का डेबिट है, 39,200 का डेबिट है। तो उसको खत्म करने के लिए पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करना पड़ेगा, तभी खत्म होएगा। ठीक है, तो 39,200 का जो लॉस है वो आप एडजस्ट करोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:1। मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे? एलीन के अकाउंट में 39,200 2:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एलीन के अकाउंट में डेबिट होगा 19,600, मोनू के अकाउंट में डेबिट होगा 9,800 और अहमद के अकाउंट में डेबिट होगा 9,800। ठीक है, बैलेंसेस निकालो। फर्म वाला तो बैलेंस हो गया। ठीक है, फर्म वाला बैलेंस हो गया। एलीन के अकाउंट का बैलेंस क्या निकल रहा है आपका? एलीन के अकाउंट का आपका बैलेंस निकल रहा है टोटल 3,850 डेबिट में। ठीक है, मोनू के अकाउंट का आपका बैलेंस निकल रहा है 2,950 क्रेडिट में, और अहमद के अकाउंट का आपका बैलेंस निकल रहा है 900 क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? अब देखो 2,950 प्लस 900 क्या है? 3,850। ठीक है, मतलब ठीक है, दिखने में तो ठीक है बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा? एंट्री ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आ गई आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो पास होगी। ठीक है, ओके। हमारा जो लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स में पढ़ने के लिए वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर या गारंटी ऑफ इनकम बाय पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गारंटी ऑफ इनकम बाय पार्टनर। अगर तुम्हें पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि भैया देखना, मैं ना इस पूरे साल में ना 2 लाख रुपए तुम्हें कमा के दिखाऊंगा एज फीस। ठीक है, मतलब सपोज कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, वो कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें वो फीस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर एक पार्टनर बोलता है कि भैया तुम देख लेना, मैं इस पूरे साल में 2 लाख की फीस फर्म को कलेक्ट करवा के दिखाऊंगा, तो पार्टनर ने गारंटी दी है कि मैं इतनी इनकम फर्म को कमा के दिखाऊंगा। उस केस में अगर पार्टनर इतनी फूके तो उसने मार दी कि मैं 2 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा, नहीं कमा पाया, सपोज उसने सिर्फ 1.5 लाख की फीस कलेक्शन करी है, तो उस केस में उसने गारंटी तो 2 लाख की दी थी। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है ना, ये हम क्या बोला था मैंने, कोई लेन देन होता है, थंब रूल क्या है पार्टनरशिप का, कहाँ से रूट होता है? कैपिटल अकाउंट से। बिल्कुल सही, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उससे वसूला जाएगा। इफ पार्टनर हैज गिवन एनी गारंटी कि वो इतनी इनकम अर्न करके देगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट में ऐड करते हैं गारंटीड इनकम जो हम रिकवर कर रहे हैं, इस केस में 50,000, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ जो है डेबिट हो जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन गारंटी। ठीक है, ये तो आ गया गारंटी बाय पार्टनर। तो अब जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। सो इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड कि वन ऑफ द पार्टनर्स को हम कुछ गारंटीड प्रॉफिट देंगे, मतलब सपोज A, B और C 3 पार्टनर्स हैं और A और B ने मिलकर डिसाइड किया है कि C को हम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी करेंगे, सपोज इन दिस केस 2 लाख। अगर फर्म इतना प्रॉफिट कमाती है कि सी का शेयर 2 लाख से ज़्यादा बन रहा है तो वेरी गुड, जितना शेयर बन रहा है उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स सी को दे दिया जाएगा। बट इन केस इफ सीज शेयर इज लेस दैन 2 lakhs, तो उस केस में क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा होगा ओरिजिनल, ठीक है, उसमें से हम
गारंटीड प्रॉफिट जो है, मतलब जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि सी का गारंटी हमने 2 लाख किया है, सपोज कि सी का शेयर जो बन रहा है प्रॉफिट का वो 1,50,000 बन रहा है, ठीक है। तो 50,000 का अमाउंट जो है वो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको बियर करना होगा। किस रेशो में? या तो अगर उन्होंने कोई अग्री रेशो की है उसमें, या फिर उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में ए और बी के जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और सी का जो शेयर बन रहा था 1,50,000 वो 50,000 से ऐड होके 2 लाख बन जाएगा, और ए और बी का शेयर 50,000 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ ओनली, ऐसा नहीं है कि सारे पार्टनर्स ने गारंटी किया है, सपोज ए और बी में से ए ने गारंटी किया सी को कि अगर कोई शॉर्टफॉल आएगा तो मैं बियर करूंगा, तो उस केस में हम सिर्फ ए का शेयर रिड्यूस करेंगे, बी का नहीं करेंगे, और सी के शेयर में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है कि अगर प्रॉफिट्स हैव बीन गारंटीड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। ऐसा भी हो सकता है कि लॉस आ रहा है और हमने सी को प्रॉफिट्स गारंटी किए हैं। सपोज फर्म का 3 लाख का लॉस आ रहा है और हम तो इधर गारंटी दिए बैठे हैं सी को कि तुझे एटलीस्ट 2 लाख का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। तो उस केस में क्या करना है बेटा? उस केस में आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आप ऐसे लॉस डिवाइड कर दो, अप्रोप्रिएट कर दो जैसे कोई गारंटी थी ही नहीं। तो 1 लाख का लॉस ए, बी और सी में चला जाएगा, है ना। अब 1 लाख का लॉस ए, बी और सी में गया। सी को हमने 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट हमने सी को प्रॉमिस किया हुआ है। दैट मीन्स कि हमें सी को इस लॉस से भी बचाना है और इस लॉस से वापस लाके 2 लाख के प्रॉफिट तक भी पहुंचाना है। तो अभी सी -1 लाख पे है, तो उसको अगर हम 2 लाख के प्रॉफिट तक पहुंचाना चाहते हैं तो टोटल ए और बी को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 3 लाख, ठीक है। 3 लाख जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो 3 लाख में से 1 लाख का लॉस निकाल के तभी 2 लाख के प्रॉफिट सी के पास आएंगे, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो पहले तो हमने 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर कोई अग्रीड रेशो है तो उस रेशो में। सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ अग्रीड रेशो थी 1:1, तो सी के कैपिटल अकाउंट में बाय ए और बाय बी 1,50,000 और 1,50,000 आ जाएगा, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में सी के नाम पे 1.5 लाख और 1.5 लाख की और चपत लग जाएगी। तो टोटल में इन लोगों के डेबिट बैलेंस आ जाएंगे और इसका 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया कि मतलब अगर ऐसा है कि लॉस हो रहा है और हमने गारंटी किया हुआ है तो उस केस में पहले लॉस ऐसे डिवाइड कर दो जैसे कोई गारंटी थी ही नहीं, और फिर लॉस के बाद प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए टोटल कितना अमाउंट चाहिए उस अमाउंट को बचे हुए पार्टनर्स या जिसने गारंटी किया था उस बंदे की कैपिटल अकाउंट में या तो अग्रीड रेशो में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दीजिए, और जिसको गारंटी किया था उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट ये फिर भी 1 आवर एक्सीड कर रहा है बिकॉज दैट इज जस्ट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस लेक्चर इज। स्टिल आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग कि सारी डिटेल्स कवर हों। सो लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हेल्प मी कनेक्ट विद द राइट ऑडियंस, subscribe to the channel, and I will see you guys next time. Bye bye.